हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। कुछ दिन पहले अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव लेकर आई जिसमें मानवीय सहायता को सभी तरह के प्रतिबंधों से बाहर रखने का प्रावधान किया गया। भारत इस प्रस्ताव से बाहर रहा और बाकी 14 कंट्रीज ने इसके पक्ष में मतदान किया। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद भी इस प्रस्ताव के तहत मानवीय सहायता के हकदार हैं। इसमें कहा गया कि पेमेंट ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज जैसी मानवीय सहायता समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र में हमारी स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जोर देकर कहा कि हमारी चिंताएं इस बात को लेकर है कि आतंकी संगठनों ने इस तरह की सहायता का हमेशा भरपूर फायदा उठाया है और उन्हें वित्तीय मदद जुटाने तथा मिलिटेंट्स की भर्ती करने में काफी मदद मिली है और उन्हें इस तरह की मानवीय सहायता देना संयुक्त राष्ट्र के 1267 सैंक्शंस कमेटी का मजाक बनाना है। उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेकर कहा कि हमारे पड़ोस में कई आतंकवादी संगठनों द्वारा इन प्रतिबंधों से बचने के लिए खुद को मानवीय संगठन, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन और नागरिक समाज समूह यानी सिविल सोसाइटी ग्रुप के रूप में पुनर्स्थापित किए जाने के कई मामले सामने आए हैं और इनमें परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठन भी शामिल है। भारत का इशारा जमात उद दावा की तरफ था जो खुद को एक परोपकारी संगठन बताता है, लेकिन इसे लश्कर ए तैयबा के अग्रिम संगठन के रूप में देखा जाता है। वहीं अल रहमत ट्रस्ट जैश ए मोहम्मद द्वारा समर्थित है। फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, अगर वही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को ताक पे रख के प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने लग जाए तो ये वाकई चिंता का विषय है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। इसका मतलब तो ये है ना कि आप उन्हें मानवीय सहायता के रूप में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का लाइसेंस दे रहे हैं। इतना ही नहीं, FATF को भी आपने देखा होगा। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता रहता है, लेकिन FATF ने अभी तक उसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। अगर किसी देश को FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो दूसरी कंट्रीज और संस्थाएं ऐसे देश को फाइनेंशियल हेल्प देने से बचती हैं। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानव अधिकारों का ढिंढोरा पीटती रहती है, लेकिन जब आतंकी गतिविधियों पर बात आती है तो पता नहीं कहां छिपकर बैठ जाती है। कोविड के टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कड़े एक्शन नहीं लिए, ना ही जिम्मेदार देशों को दोषी ठहराया। इसका मतलब तो यही है ना कि आप जैविक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका यूज आप अपने मेंस और इंटरव्यू में कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट स्पेस मिशन को पावर देने का काम कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रख के नासा के साइंटिस्ट अमेरिकियम 241 की बैटरी बना रहे हैं। अमेरिकियम 241 एक मैन मेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो नॉर्मल कंडीशन पर सॉलिड होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के समय जब प्लूटोनियम न्यूट्रॉनों को अवशोषित करते हैं तब ये प्रोड्यूस होते हैं। वातावरण में ये माइक्रोप्लास्टिक डस्ट के रूप में पाए जाते हैं। अगर हेल्थ पर इनके प्रभाव को देखें तो यस, जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे टिश्यू के सराउंडिंग जम जाते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। ये बेसिक साइंस की न्यूज़ थी, प्रीलिम्स में कभी पूछ लेते हैं। फिर एंटी करप्शन डे पर हमारे प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक बात कही कि करप्शन सरकार में शिथिलता को प्रोत्साहित करता है, आर्थिक अक्षमता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इसका प्रभाव आम जनता, सबसे गरीब तथा संवेदनशील वर्गों पर बुरी तरह पड़ता है। इसमें उन्होंने एक सॉल्यूशन पर भी बात की कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की काफी नीड है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो करप्शन से संबंधित इंफॉर्मेशन को दूसरी एजेंसी के साथ भी शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर CVC के पास किसी भ्रष्टाचार से संबंधित इंफॉर्मेशन है तो जरूरत पड़ने पर वहां CBI को भी बताए। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के तहत ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। साथ ही बेनामी ट्रांजैक्शन
अमेंडमेंट एक्ट 2016 भी अथॉरिटीज को एम्पावर कर रहा है कि अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाए। इस न्यूज का यूज आप अपने एथिक्स में, GS3 के पेपर में और निबंध में कर सकते हैं। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड में कंसेंसस को लेकर एक न्यूज आई थी जिसमें जनगणना के महत्व के बारे में बताया गया था कि जनगणना राज्य की अनेक जरूरी नीतियों का आधार है और ये नीतियां शासन के प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों तथा लक्षित समूहों के बीच व्यय के निष्पक्ष विभाजन के लिए जरूरी है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या एक्सपेंडिचर। आप लोग ये जानना कि जनगणना किस तरह कराई जाती है, कौन सी अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारे 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं NK सिंह, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी के लिए GST की तर्ज पर एक मैकेनिज्म अपनाए जो इन क्षेत्रों में सर्वसम्मति से पॉलिसी मेकिंग का काम कर सके। भले ही कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान 14% है, लेकिन 45% पॉपुलेशन अभी भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इस न्यूज का यूज आप GST रिफॉर्म और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कर सकते हैं। फिर एक न्यूज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर थी कि 3 मेडिकल प्लांट्स को IUCN की रेड लिस्ट में डाल दिया गया और ये 3 प्लांट्स हैं मेजोट्रोपिस पैलेटा, फ्रिटिलोरिया सिरोसा और हेटेगेरिया। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा इन्हें ध्यान रखिएगा। फिर एक न्यूज निर्भया फंड को लेकर थी। महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए इस फंड का यूज नेताओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जो वाकई एक शर्मनाक बात है क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का मिसयूज आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए यहाँ न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।